चलो कोई ना। देखो बेटा ध्यान दो, हम फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। फ्रिक्शन के अंदर हमने सारा पढ़ लिया था, 3 प्रकार के जो फ्रिक्शन है वो हमने पढ़ा। फ्रिक्शन कैसे लगता है, रेस्ट में कैसे लगेगा और मोशन में कैसे लगेगा, इस बारे में भी हमने देखा, ठीक है ना। उसके किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी थोड़ा बहुत हमने देखा। अब यहाँ कुछ और चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा सा देखना है। एक तो हमें देखना है कि फ्रिक्शन एंगल क्या होता है ना बेटा, क्या देखना है, फ्रिक्शन एंगल। फ्रिक्शन जो एंगल है ना वो क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ध्यान देना बेटा, मान लो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है। अब बताओ अगर ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो इसका फ्रिक्शन किधर लगेगा, बोलोगे सर पीछे के साइड में लगेगा। तो ये इधर इसका क्या लग गया, फ्रिक्शन लग गया। बोलो ठीक है, क्लियर है बेटा। अब एक बात बताओ, इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, ठीक है। बाकी चीजें तो और भी लगेगी लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। फ्रिक्शन एंगल में 2 चीजें महत्वपूर्ण है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बताओ क्या, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और एक फ्रिक्शन फोर्स। बताओ क्या क्या, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों चीजों को आप ध्यान रखना है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, आपको क्या करना है, पहले दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है। बोलो क्या करना है, मैग्नीट्यूड। आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए डायरेक्शन कैसे बनाते हैं, मैंने बताया था। ये 2 वेक्टर हो गए तो इसके पैरेलल लाइन बनाओ, फिर इसके पैरेलल लाइन बनाओ, बोलो ना यार, फिर इनके डायगोनल को क्या कर दो, मैच कर दो। क्या मैंने गलत बोला क्या बेटा, ये क्या है, इनका रिजल्टेंट है। बताओ क्या है, रिजल्टेंट। अब ये जो वाला एंगल बना ना, इस वाले एंगल को हम बोलते हैं फ्रिक्शन एंगल। बताओ इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन एंगल। किस किस के बीच में है, इन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट और एन के बीच में। मतलब इसको आर मान लो, रिजल्टेंट मान लो, इसको क्या मान लो बेटा, रिजल्टेंट। तो आर और एन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रिक्शन एंगल बोलते हैं। तो बताओ फ्रिक्शन एंगल समझ में आ गया क्या होता है। फ्रिक्शन एंगल किस किस के बीच में बनता है, एन और रिजल्टेंट के बीच में। बताओ किस किस के बीच में बनता है, एन और रिजल्टेंट के बीच में। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहे तो हम लगाएंगे यहाँ टेन एल्फा का फॉर्मूला। किसका, टेन एल्फा। बेटा आपको पता है क्योंकि इसके पैरेलल ये था, इसके पैरेलल ये था, तो जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू किसकी होगी, इसकी। जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू किसकी होगी, इसकी। तो इसकी वैल्यू कितनी है, एफ एस। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ एस। अरे यार क्योंकि हम ये मान के चलते हैं वेक्टर के अंदर क्या होता है, हम क्या मान के चलते हैं, वेक्टर के अंदर क्या होता है। बताओ क्या होता है वेक्टर के अंदर, वेक्टर के अंदर क्या होता है बेटा, वेक्टर के अंदर हम किसी भी क्वांटिटी को ना लेंथ से डिनोट करते हैं। बताओ किससे डिनोट करते हैं, लेंथ से डिनोट करते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या बेटा, किससे डिनोट करते हैं, लेंथ से। और वो लेंथ जो है, प्यारे बच्चों समझना प्लीज ध्यान देना, वो लेंथ जो है अगर हम उसको पैरेलल लाइन से बनाएंगे तो आपको पता है रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड क्या होती है, सेम होती है। तो ये लेंथ एफ एस है तो ये भी कितनी हो जाएगी, एफ एस। तो बताओ अब टेन एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। बोल दो यार। तो यहां से क्या हो जाएगा, टेन एल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, बोलो बेटा एफ एस, और बेस कितना है, बोलो बेटा बेस ये एन। बताओ ना यार। और आपको पता है टेन एल्फा इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन की कंडीशन में जो एफ एस है ना वो कितना हो जाएगा, म्यू एस एन। बताओ ना यार। और ये क्या हो जाएगा, एन, और ये एन से एन कट जाएगा, तो एन से एन कट के ये क्या हो जाएगा, टेन एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस। बताओ क्या ना यार। और अगर हम यहाँ से बात करें तो एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स म्यू एस। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखें बेटा। यहाँ पर ये फ्रिक्शन एंगल है और ये क्या है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। बताओ ये तो क्या है, फ्रिक्शन एंगल, और ये क्या है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। एक तो फ्रिक्शन एंगल हो गया और एक क्या हो गया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। बताओ कोई समस्या, चलो फटाफट चलो चलो सभी। एल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस हो गया बेटा। अब समझना थोड़ा सा, एक होता है रिपोज एंगल। बताओ क्या होता है बेटा, रिपोज एंगल। तो रिपोज एंगल जो है ना वो क्या होता है उसको भी समझेंगे हम। रिपोज एंगल क्या होता है ना, समझना बेटा। इसको हिलाना मत, इसको हिलाना मत, इसको हिलाना मत। गिर गया। हाँ तो देखो बेटा रिपोज एंगल क्या होता है समझना। पहले तो एक बार बताओ, फ्रिक्शन एंगल तो क्लियर हो गया। अब आपको डायरेक्ट ये पूरा भी याद नहीं रखो ना आप, तो आप ये डायरेक्ट याद रखना, टेन एल्फा इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस, जिसमें से एल्फा क्या है, फ्रिक्शन एंगल है, और म्यू एस क्या है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ये फॉर्मूला याद रख लेना बेटा डायरेक्ट। बोलो बात समझा गया ना बेटा। हाँ बस कभी थ्योरेटिकल आ जाए तो आपको पता रहना चाहिए फ्रिक्शन एंगल एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है इन दोनों के बीच में बनता है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रिक्शन एंगल बोलते हैं। अगर हम रिपोज एंगल की बात करें ना प्यारे बच्चों, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास में इंक्लाइंड प्लेन है, ये कहाँ बनता है बेटा, इंक्लाइंड प्लेन पे बनता है। बताओ कहाँ बनता है बेटा, इंक्लाइंड प्लेन पे बनता है। प्यारे बच्चों जैसे मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है,
तो इस एंगल की वो मैक्सिमम वैल्यू, ये जो थीटा है ना, इस एंगल की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए, देखो बेटा ये क्या है, ये इंक्लाइन प्लेन है और इस पे ये क्या रखा हुआ है बेटा, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बोलो ये क्या रखा हुआ है बेटा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब मानो कि ये ऑब्जेक्ट है, सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको उठाऊंगा ऊपर तो ये ऑब्जेक्ट किधर स्लिप मारने लगेगा, ये ऑब्जेक्ट किधर स्लिप मारने लगेगा, नीचे। बोलो ना यार। तो इसको धीरे धीरे आप अप करते जाओ, तो इसकी वो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए रेस्ट में रहे, मतलब उससे हल्के से ज्यादा होते ही फिर ये क्या आ जाए, स्लिप होके नीचे आ जाए। बोलो ना, बात समझ आ गई। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिपोज एंगल बोलते हैं। ध्यान रखना, सबसे प्यारी बात है, रिपोज एंगल की वैल्यू भी म्यूस के बराबर आती है, ये ध्यान रखना। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, म्यूस। तो सब डेरिवेशन नहीं कर रही इसकी, डायरेक्ट याद रखना। तो हमारे पास में एक चीज़ क्लियर हो गई कि टेन एल्फा इक्वल टू भी क्या होता है, म्यूस, और टेन थीटा इक्वल टू भी क्या होता है, म्यूस। यानी कि हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे दे तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं, रिपोज एंगल भी निकाल सकते हैं, और हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रिक्शन एंगल भी निकाल सकते हैं। बताओ, फ्रिक्शन एंगल और रिपोज एंगल से रिलेटेड चीज़ें समझ में आ गई बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलो, एक ही ध्यान देना, कल हमने थोड़ी सी स्प्रिंग की भी बात की थी, पता है आपको। तो स्प्रिंग के अंदर थोड़ा सा ना आप ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूँ जो है ना बेसिक, ये थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ बेटा। ये जैसे स्प्रिंग है ना, अब स्प्रिंग में आपको पता तो लग गया फोर्स की वैल्यू क्या होगी, kx। हालांकि मैं मैग्नीट्यूड में kx ही लूंगा ना, ये ध्यान रखना बेटा, मैग्नीट्यूड में क्या लूंगा, kx। माइनस तो आपको पता है किसको रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब समझो मेरी बात को ध्यान से, F इक्वल टू क्या हो गया, माइनस kx। लेकिन आप ये पूछो इसकी डायरेक्शन कैसे लेंगे, हम डायरेक्शन कैसे लेंगे, क्योंकि सर्किट में जो आपको पता है बिना डायरेक्शन तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ ये जरूर है, हम इक्वेशन बनाने में परफेक्ट है, हम ऑल फोर्स रिप्रेजेंट करने में परफेक्ट है, लेकिन उसके लिए हमें फ्रिक्शन जो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, उसकी डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए बेटा। यहाँ दो केस मान के चलना, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। देखो जैसे स्प्रिंग में हम फिक्स है हमारा ट्रिक कि अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इसके अंदर क्या करते हैं आप ये देखो कि हम स्प्रिंग को ना कंप्रेस कर सकते हैं। बताओ क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। स्प्रिंग को हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सपेंड कर सकते हैं। बोलो ना यार, स्प्रिंग क्या हो सकती है, एक्सपेंड। दो प्रकार के केस हमारे पास में सामने हैं, बताओ क्या क्या। एक तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस, और एक क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम कंप्रेस करें तो आप ये ध्यान रखना, इस वर्टेक्स पे तो फोर्स की डायरेक्शन लेना ये फ्रिक्शन इसके रिस्टोरिंग फोर्स की, और इस वर्टेक्स पर ये लेना डायरेक्शन। अगर आप कंप्रेस कर रहे हो, बताओ क्या कर रहे हो आप, अगर आप कंप्रेस कर रहे हो ना, दोनों तरफ से दबा रहे हो स्प्रिंग को, कंप्रेस हो रही है स्प्रिंग, तो आपको स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन कैसे लेनी है बेटा, अवे फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ स्प्रिंग, मतलब मिड पॉइंट से दूर जाती हुई, दोनों तरफ दूर जाती हुई। देखो मिड पॉइंट से दूर जाती हुई, अवे फ्रॉम, बोलो कैसे डायरेक्शन लेनी है बेटा, अवे फ्रॉम मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट ऑफ स्प्रिंग। अरे यार बोलो ना यार बेटा, अवे फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ स्प्रिंग। अगर बेटा मान लो हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, बताओ क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड। बेटा डायरेक्शन का बड़ा खेल है, समझना। अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं ना, ऐसे खींच रहे हैं, तो इसमें जो डायरेक्शन आएगी ना वो किधर आएगी बेटा, इस वर्टेक्स पे इधर आएगी, इस वर्टेक्स पर इधर आएगी, यानी कि टुवार्ड्स मिड पॉइंट, टुवार्ड्स मिड पॉइंट। अगर क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, तो बोलो यार डायरेक्शन समझ में आ गई ना। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, टुवार्ड्स, बताओ ना बेटा, टुवार्ड्स मिड पॉइंट। बताओ क्लियर हो गया क्या बेटा, मामला कंप्लीट है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। एक बार कॉपी करो, फिर इनके क्वेश्चन और देखते हैं, पढ़ा ना बेटा, फास्ट कॉपी करो। तो कुछ जो क्वेश्चन है ना वो ध्यान दो बेटा। एग्जाम्पल 21 फाइंड एक्सटेंशन इन बोथ द स्प्रिंग। ये बोल रहा है कि अपने पास में एक डायग्राम दे रखा है बेटा, इस प्रकार का डायग्राम है, और ये यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बोल रखा है कि 1 kg है। बताओ कितना है बेटा, 1 kg। और यहाँ पर जो है ना बेटा, ये यहाँ पर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, हमें 2 kg दे रखा है, ठीक है। बोल रहा है कि आप है ना स्प्रिंग के अंदर, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 है, मतलब दोनों का सेम है, इसका भी कितना है, 100 है। बोल रहा है कि दोनों में हमें क्या बताओ बेटा, एक्सटेंशन बताओ। क्या बताओ, एक्सटेंशन। नहीं बोलता तो भी हम समझ जाते कंप्रेस तो हो ही नहीं सकता, अगर ये मास लटक रहे हैं तो क्या होगा, एक्सटेंशन ही होगा। बोल दो ना यार बेटा, किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब यहाँ थोड़ा समझने का ट्राई करना, यहाँ ऐसे समझना, इसको मैं थोड़ा सा लार्ज स्केल पे बनाता हूँ। देखो ये क्या हो गया बेटा, 2 kg। बताओ ना यार क्या हो गया, ये 2 kg हो गया, ठीक है।
अब आप ये देखो प्यारे बच्चों, इसका mg नीचे लगेगा नहीं लगेगा? बताओ इसका m कितना है 2 और g कितना है 10, तो बताओ 20 हो गया क्या? आप समझना। दूसरी बात, ये रेस्ट में है, ये भी किस में है? रेस्ट में है। ठीक है, अब आप समझो यहाँ पर एक बात बताओ, स्प्रिंग है तो सिंपल सी बात है, स्प्रिंग में भी तनाव तो आएगा आएगा, टेंशन तो आएगी आएगी, तो अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट टेंशन ऐसे लगेगी नहीं लगेगी? अरे बोल दो ना यार, पक्की बात है क्या? ये वाला मामला समझ में आ गया क्या पूरा? पक्का बता दूं? अब सुनो, ये एक्सटेंशन हो रही है इसमें, तो बताओ यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? इस वर्टेक्स पे बताओ। एक्सटेंशन हो रही है, अभी मैंने बताया था आपको, एक्सटेंशन हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है तो मिड टूवार्ड्स मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट इधर है, तो ये टूवार्ड्स मिड पॉइंट, अभी सिखाया था आपको। अरे बोल दो यार, यही बात समझ। इस आप एक काम करो, टेंशन के लफड़े में पड़ो ही मत, आप तो डायरेक्ट स्प्रिंग फोर्स ही लगा लो, डायरेक्ट क्या लगा लो? स्प्रिंग फोर्स, ताकि अब आपको ना एक सही प्रकार से क्लासिफिकेशन रह जाएगा कि स्ट्रिंग या मान लो वायर आए तो ही टेंशन लगानी है, स्प्रिंग आए तो स्प्रिंग फोर्स लगाना है, और मैं इजी कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको स्प्रिंग के अंदर फोर्स की डायरेक्शन निकालना। अगर एक्सटेंशन होता है तो टूवार्ड्स मिड पॉइंट लगता है, तो टूवार्ड्स मिड पॉइंट बताओ ऐसे लगेगा नहीं लगेगा? बोल दो ना यार। अब मुझे एक बात बताओ, ना ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कब पॉसिबल है? तो बोलोगे सर जैसे कि जो एफ आर है ना, क्या है बेटा, जो एफ आर है वो किसकी इक्वल हो जाएगा? एम जी के इक्वल, तब ना तो ये ऊपर जाएगा ना ही कहाँ जाएगा? नीचे। तो सर देखो एफ आर का फॉर्मूला होता है के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी। एक्स पूछा है तो वो क्या हो जाएगा? एम जी अपॉन के। बताओ क्या समस्या है क्या इसके अंदर? तो देखो एक्स इक्वल टू एम जी कितना हो गया? 20 और के कितना हो गया? 100, तो ये अपने पास में आ गया 0.2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर है? आसान है। चलो इसके लिए फोर्स को देखते हैं अपन, बोलो ना यार बेटा। तो बताओ इसका mg नीचे लगेगा नहीं लगेगा? बताओ ना यार। अब सुनो, अब इधर भी स्प्रिंग अटैच है तो स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा। अब बताओ डायरेक्शन क्या होती है स्प्रिंग फोर्स की? टूवार्ड्स मिड पॉइंट, तो टूवार्ड्स मिड पॉइंट ऐसे आएगा। बोलो ना यार। मतलब ये अगर स्प्रिंग एक्सपेंड हो रही है तो डायरेक्शन जो है ना वो क्या होती है? टूवार्ड्स मिड पॉइंट, और अगर कंप्रेस हो रही है तो अवे फ्रॉम मिड पॉइंट, ये डायरेक्शन होती है। तो इसका देखो एक बात देखो, आप इसका मिड पॉइंट यहाँ आएगा ना, अरे लगभग, तो बताओ इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? टूवार्ड्स मिड पॉइंट। इधर भी देखो क्या हो गई? टूवार्ड्स मिड पॉइंट। इस वर्टेक्स के लिए टूवार्ड्स मिड पॉइंट इधर आएगा, इस वर्टेक्स के लिए टूवार्ड्स मिड पॉइंट इधर। क्या समझ में आ रही है? नहीं आ रही बेटा? क्लियर है? अब बताओ, एक तो mg लग गया, एक एफ लग गया, बोलो ना यार। अब बताओ इधर भी क्या है? स्प्रिंग है, ये भी क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है। तो बताओ इस वर्टेक्स पर फोर्स कैसे लगेगा? तो इसका मिड पॉइंट इधर है, टूवार्ड्स मिड पॉइंट, तो टूवार्ड्स मिड पॉइंट बताओ ऐसे लगेगा नहीं लगेगा? बोल दो ना यार। अब बताओ यहाँ पर हमारे पास में मोटे तौर पे 3 फोर्स आए। बताओ कितने फोर्स आए बेटा? 3। कौन कौन से आ गए? एफ आर आ गया, बताओ कौन सा आ गया? एम जी आ गया, और बताओ कौन सा आ गया? एफ आर। ये 2 एफ आर आ गए। बोल दो यार। कोई डाउट है क्या बेटा? लेकिन आप ये समझो, चलो कोई समस्या ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे को। बताओ, अब बताओ इसको हम क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। बताओ ना यार। नहीं आई समझ में बेटा? और बैलेंस करने के बाद इक्वेशन बन जाएगी, और इक्वेशन बनने के बाद वहां से क्या निकल जाएगा? x निकल जाएगा। वहां से क्या निकल जाएगा बेटा? x निकल जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? कोई डाउट है क्या किसी को? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ठीक है चलो। लेकिन अभी अच्छा मैं यही एक और चीज बता दूं, आप बोलोगे सर ये एफ आर से तो एफ आर कैंसिल हो जाएगा, ये गलती मत कर देना। ये एफ आर स्प्रिंग किसके लिए है? 1 के लिए, और ये एफ आर किसके लिए है? 2 के लिए। चलो मैं कर देता हूं, ऊपर लग रहा है एफ आर 2, अरे बोलो ना यार, और नीचे क्या लग रहा है बेटा? एम जी और प्लस एफ आर 1, बोलो ना यार बेटा। इसको बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा एफ आर 2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी प्लस एफ आर 1। ठीक है, अब यहां से क्या होगा बेटा? एफ आर 2 तो क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स 2, मतलब माइनस को छोड़ो, के एक्स 2, और ये एम जी, एम किसका आएगा? इसका 1 का, तो ये कितना हो जाएगा? 10, और एफ आर 1, एफ आर 1 देखो एफ आर 1 कौन सा है बेटा? ये, तो ये क्या हो जाएगा? के एक्स 1। तो एक तरह से ये x1 निकला था हमारा। तो अब वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू है 100, x2 निकालना है, और ये 10 और प्लस k की वैल्यू कितनी है? 100, और x1 कितना आया था? 0.2। बताओ यहाँ से x2 निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? बता दो यार, क्या समझ में आ गई क्या बेटा? आसान है ना? बताओ स्प्रिंग वाली भी कर लोगे? बस स्प्रिंग वाली में एक बार बताऊँ क्या? कुछ भी नहीं है, बस अब स्ट्रिंग में टेंशन की जगह क्या आ रहा है? एफ आर आ रहा है, बस उसकी डायरेक्शन प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। सर अगर मोशन में आ जाए तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, देख लेते हैं मोशन वाला भी क्वेश्चन। देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एग्जाम्पल 22 बताओ कितना है बेटा, एग्जाम्पल 22 बोल रहा है कि एक सिस्टम दे रखा है, सिस्टम में बना लेता हूं कि यहां पर क्या है 1 kg, याद रखना 1 kg 2 kg 3 kg के ऑब्जेक्ट दे रखा है। बोलो क्या क्या दे रखा है, 1 2 और 3। अरे यार मस्त है, ये तो बढ़िया आदमी। अब सुनो मेरी बात, हो ये टेबल दे रखी है हमारे को और यहां पर जो है ना, यहां पर लगा रखी है पुली। बताओ यहां पर क्या लगा रखी है बेटा, पुली लगा रखी है, ठीक है। और यहां पर आप सब बच्चे देखें कि यहां से स्ट्रिंग जा रही है और ये स्ट्रिंग जाके नीचे आ रही है और यहां पर ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है और यहां पर स्प्रिंग जुड़ी हुई है और यहां पर ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, ऐसे, ठीक है। बोल रहा है कि भाई साहब ये 1 kg है, बोल रहा है भाई साहब ये 2 kg है, बोल रहा है भाई साहब ये 3 kg है। बोलो ना यार बेटा, क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। ये 1 kg हो गई, ये 2 kg हो गया और ये क्या हो गया, 3 kg हो गया। यहां पर है ना ये क्या क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, देखो बेटा एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम, आप सिस्टम का एक्सेलेरेशन बताओ। इसका मतलब मूविंग पोजीशन में है, बताओ किसमें, मूविंग पोजीशन में। टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन पूछा है। एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, एक्स पूछा है। मतलब 3 चीजें पूछी है, बताओ क्या क्या पूछी है बेटा। एक तो ना आप एक्सेलेरेशन बता दीजिए, आप टेंशन बता दीजिए और आप एक्सटेंशन बता दीजिए। बताओ बात समझ में आ गई क्या बेटा। यानी कि हमारे को कम से कम यहां पर कितनी इक्वेशन बनाने की आवश्यकता रहेगी, 3 इक्वेशन कम से कम हमें बनाने की आवश्यकता रहेगी। क्या प्यारे बच्चों आप समझ पा रहे हो, कितनी आवश्यकता रहेगी, 3 इक्वेशन बनाने की आवश्यकता रहेगी। बड़े आराम से बना देंगे। पहले तो हम ऑल फोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां फ्रिक्शन नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है, फ्रिक्शन, तो कहानी खत्म हो गई। चलो एक एक की बात करते हैं, इस पे ऑल फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑल फोर्स में mg नीचे लगेगा, m की वैल्यू कितनी हो गई 3 और g की कितनी हो गई 10। प्यारे बच्चों में बार बार चिल्ला के बहुत बार बोल चुका हूं, g की वैल्यू अगर 10 क्वेश्चन में गिवन हो तो ही लेना है, अन्यथा 9.8 लेना है ना बेटा। अदरवाइज आपके आंसर के अंदर बड़ा वेरिएशन आ सकता है, इवन 1 डिजिट तक का भी। जहां कहीं वैल्यू मान लो 16.3 आ रही है, वहां पे हो सकता है आपकी जो वैल्यू है वो 15.3 आ जाए या 15.2 आ जाए। इस प्रकार का वेरिएशन भी वहां आ सकता है। कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि 9.8 से मल्टीप्लाई कौन सा मास हो रहा है। छोटा मास हो रहा है तो एरर कम आएगा और बड़ा मास हो रहा है तो एरर ज्यादा आएगा, क्योंकि 0.2 का आप ये देखो ना, अगर मान लो आप ये सोचो 10 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.2 का एरर आ रहा है, आप सोचो ना 0.02। अब समझो इसमें mg लग गया। अब बताओ यहाँ क्या है, स्प्रिंग है। बताओ स्प्रिंग क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। प्यारे बच्चों अगर स्प्रिंग एक्सपेंड हो रही है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें डायरेक्शन एफ आ रही होगी। अरे यस और नो। वैसे एक बात बताऊँ क्या मैं आपको ट्रिक टाइप से, 99.99% स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन टेंशन की तरह होगी। देख लो, टेंशन अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अरे बोलो ना यार, लगभग 99.9%, लेकिन फिर भी एक्यूरेट डायरेक्शन भी मैंने आपको बता दी है ना। अब बताओ इसकी तो सारा हो गया और तो कुछ ही नहीं। बताओ ये कहां जा रहा है, ए एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है। अगर इसके एफ बीट की बात करें तो ये 3 kg हो गया, ऊपर क्या लग रहा है एफ आर लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है 30 न्यूटन लग रहा है। ए एक्सेलेरेशन से आ रहा है भाई साहब नीचे, बोल दो यार। तो प्यारे बच्चों हम इसको कैसे करेंगे, अब बताओ ज्यादा फोर्स ये है या ये है, नीचे वाला है। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, 30 माइनस एफ आर है ना बेटा, विल बी इक्वल टू 3a। बताओ क्या गलत बोल दिया गया यार मैं। अगर प्यारे बच्चों आपको समस्या नहीं है तो 30 माइनस के एक्स बोल दो यार, विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें ये देखना होगा के की वैल्यू गिवन है या नहीं है, वो बात की बात हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब हम 2 kg की बात कर लेते हैं। बताओ किसकी बात कर लेते हैं, 2 kg। बताओ यहां पर क्या है बेटा, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में टेंशन की डायरेक्शन अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, बोल दो यार, क्योंकि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं 2 kg की, और 2 kg में डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। क्या प्यारे बच्चों में सही बात बोल रहा हूं। और ये क्या है बेटा, यहाँ स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग में डायरेक्शन क्या होगी, ये लो एफ आर। बात तो वही हो रही है अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, लेकिन मेरी डायरेक्शन ये नहीं है, मेरी है टुवार्ड्स सेंटर, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें एक्सपेंड हो रहा है भाई। अब प्यारे बच्चों आप ये समझो कि जब हम इसका भी एफबीटी बनाने की बात कर लेंगे तो ये 2 kg हो गया। नीचे कितना लग रहा है बेटा, एफ आर लग रहा है, ऊपर कितना लग रहा है बेटा, टी लग रहा है। अब बताओ ये कहाँ आ रहा है बेटा, नीचे आ रहा है, कितने से, ए एक्सीलरेशन से, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा कौन है, बोलोगे एफ आर ज्यादा है, तो एफ आर माइनस ये क्या हो जाएगा टी, और ये क्या हो जाएगा 2a। किसने बोला mg नहीं लगाया, किसने बोला भाई, किसने बोला, मैं लगा रहा हूँ ना mg, ये लो ये mg। तो m कितना हो गया 2 और g कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 20। गुड गुड, होशियार तो हो गए। हाँ बताओ बेटा, अरे यार कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं,
एम जी भी तो लगेगा ना, एम जी को कैसे भूल सकते हो, ये तो लगता ही लगता है। ठीक है, अब बताओ नीचे टोटल कितना लग रहा है 20 प्लस एफ आर, तो बताओ कौन ज्यादा है 20 प्लस एफ आर, तो ये क्या है 20 प्लस एफ आर माइनस टी इक्वल टू 2a। बताओ यार इक्वेशन समझ में आएगी नहीं आई, प्यारी है क्या इक्वेशन। तो बताओ यहां से ये क्या हो जाएगी 20 बोलो ना यार प्लस एफ आर बोलो के एक्स माइनस टी इक्वल टू 2a। इक्वेशन नंबर बताओ सेकेंड, और पहली कौन सी थी फर्स्ट, बताओ ना यार समझ में आया कि नहीं आया या नहीं आया। अब आ जाओ किस पे 1 kg पे, तो बताओ टेंशन इधर लग रही है नहीं लग रही, बोल दो यार, तुम्हें नहीं लग रहा टेंशन बहुत ही तरीके से निकल जाएगी, छोड़ो कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, इधर तो कोई फोर्स लगी नहीं ना, तो ज्यादा कौन है टी है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी बोलो बेटा, टी माइनस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगी 1 और ये ए। बताओ ये समझ में आया कि नहीं, तो टी बराबर क्या जाएगा ए। अब बताओ अननोन कितने रह गए 2 ही, अरे यस और नो, ए की वैल्यू रख दो आप दोनों जगह, तो फिर आपको टी और एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकाल लोगे। 3 इक्वेशन है, बताओ ए टी और एक्स सोल्व करके निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, बताओ समझ में आ गया। चलो इसको कॉपी करो एक बार, है क्या हुआ, के की वैल्यू जो है क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 50 न्यूटन, के की वैल्यू 50 है यहाँ पर है ना, के की वैल्यू भी पुट कर लेंगे हम, कितनी है बेटा 50। बताओ आसान है ना क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं है, कट ऑफ कम जाती है। चलो ध्यान दो बेटा, एक हमने बात की थी बेटा स्यूडो फोर्स की, है ना, किसकी बात की थी बेटा स्यूडो फोर्स की। चलो स्यूडो फोर्स तो आप सब बच्चे जान भी चुके हो कि स्यूडो फोर्स क्या होता है, बताओ क्या होता है स्यूडो फोर्स बेटा, आपको पता है, इतना सा याद रखना है कि उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बताओ क्या बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इनिशियल होता है और एक नॉन इनिशियल होता है। ठीक है ना, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से बेटा, इनिशियल और नॉन इनिशियल क्या होता है समझना मेरी बात को ध्यान से। इनिशियल नॉन इनिशियल भी इनको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कारण क्या है, सब बच्चे आराम से समझना बेटा। जो इनिशियल फ्रेम होता है ना, इसके अंदर न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो होता है। न्यूटन का क्या होता है, फर्स्ट लॉ फॉलो होता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे फ्रेम कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं। बताओ किससे मूव करते हैं, कांस्टेंट, या तो रेस्ट में रहते हैं या किससे मूव करते हैं, कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं। सर हम तो समझ ही नहीं रहे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मूव तो बात की बात है बेटा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि पूरे यूनिवर्स के अंदर है ना इन्फिनिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में आप किसी पार्टिकल के मोशन को या किसी पार्टिकल की पोजीशन को शो कर रहे हो, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये मार्कर है, ये मेरी जेब में लगा हुआ है, ठीक है, मैं चल रहा हूं तो मार्कर मेरे साथ चल रहा है। मार्कर की सारी पोजीशन अगर मेरे रेस्पेक्ट में डिस्क्राइब करी जा रही है तो मैं हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या बेटा, कि हम किसके रेस्पेक्ट में जो है उसकी पोजीशन को, उसके मोशन को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। बताओ प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो गया, क्या बोलोगे सर, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। नंबर 1 बात। नंबर 2 ये समझना कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो 2 प्रकार से होते हैं, एक तो इनिशिया होता है और एक नॉन इनिशिया होता है। इनिशिया ऐसा होता है जिसके अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, किससे मूव करते हैं, कांस्टेंट, यानी कि उनका एक्सेलरेशन कितना होता है 0, उनके अंदर कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगता है। आप ये समझो, मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल, मैं आपको बताऊं, जैसा कि मान लो बेटा मेरे पास में है ना कोई जग है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, फुल भरा हुआ, मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ कि इसमें से पानी बाहर निकल के गिर ना जाए, ठीक है। पानी बाहर कब निकलेगा, जब पानी पे स्यूडो फोर्स लगेगा। पानी बाहर कब निकलेगा, जब पानी पर क्या लगेगा, स्यूडो, मतलब जो दिख नहीं रहा लेकिन लग रहा है, बोलो ना यार बेटा। अब मैं उसको भागते हुए लेके जा रहा हूँ तो बताओ वो पानी क्या होगा, पीछे की तरफ मतलब निकलने लग जाएगा, यानी कि वो बाहर गिरने लग जाएगा, यानी कि उसमें स्यूडो लगेगा। सीधा सा मतलब है, दोनों केस में, एक केस में एक्सीलरेशन है और एक में एक्सीलरेशन नहीं है। अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा प्यारे बच्चों, स्यूडो फोर्स की 2 चीजें मैंने आपको खास बात बताई थी कि इसकी डायरेक्शन एक तो अपोजिट टू मोशन होती है और एक इसका फॉर्मूला जो है m स्टार a होता है। यहां मास जिस पे स्यूडो फोर्स निकाल रहे हैं उसका लेते हैं और एक्सीलरेशन लेते हैं सिस्टम का। बताओ एक्सीलरेशन किसका लेते हैं, सिस्टम का। बताओ क्या गलत बोला क्या मैंने बेटा, क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई। तो बताओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के, एक तो इनिशिया होता है और एक क्या होता है, नॉन इनिशिया। नॉन इनिशिया के अंदर क्या होता है,
कि उसके अंदर एक्सेलेरेशन होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक्सेलेरेशन। यानी कि इनिशिया जो फ्रेम है ना, ये फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एक्सेलेरेशन जीरो, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में है, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, वही तो इनिशिया है, तो ही इनिशिया फ्रेम हो गया ना। और फिर नॉन इनिशिया के अंदर क्या है, उसके अंदर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स। यानी कि हम इसमें स्यूडो फोर्स लगा के न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं, स्यूडो फोर्स लगा, F इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन सेकंड लॉ ही तो है। तो चलो इसको एक बार थ्योरेटिकल लिख लो बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर उसमें लिख लो फर्स्ट इनिशिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जल्दी करो बेटा। इनिशियल भी बोलते हैं इसको, इनिशिया भी बोलते हैं, ध्यान रखना बेटा ना, इनिशियल इनिशिया हिंदी के अंदर बोलते हैं जड़त्वीय और अजड़त्वीय, है ना। चलो लिखो बेटा, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके अंदर लिखो, बस केवल थ्योरी नहीं लिखनी, इसके अंदर ही लिख लो V कांस्टेंट A0 फॉलो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फॉलो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, है ना, फॉलो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। और सेकंड लिख लो बेटा, नॉन इनिशियल फ्रेम वी चेंज ए नॉट इक्वल टू 0 और अप्लाई सेकेंड लॉ विथ स्यूडो फोर्स, ठीक है। लेकिन आपको याद है कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो कौन करता है, तो ये नहीं करता, ध्यान रखना, ये करता है न्यूटन्स लॉ को फॉलो, ध्यान रखना, न्यूटन्स लॉ को फॉलो की बात, तभी तो मैंने यहां पे फॉलो लिखा बेटा, ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता। स्यूडो की परिकल्पना मान के हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाते जरूर है, बाकी फॉलो नहीं करता है, इस बात को भी। हाँ बेटा, सेकंड नॉन इनिशियल फ्रेम, सेकंड नॉन इनिशियल फ्रेम, और ये लिख लो V नॉट इक्वल टू V चेंज होगा, एक्सेलेरेशन 0 के बराबर नहीं होगा, और सेकंड लॉ अप्लाई होगा, स्यूडो फोर्स लिख के, है ना बेटा। स्यूडो के जो मीनिंग है ना, वो P से स्टार्ट होती है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। बोलो क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं। ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है और ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, एक न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहा है, एक न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो अब सुनो मेरी बात को ध्यान से बेटा, स्यूडो फोर्स के अंदर एक और चीज़ आप ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि आपसे कुछ, चलो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कंपोनेंट करना सिखाई रखा है, मैंने इक्वेशन बनाना सिखाई रखा है, ठीक है ना। कई बार एंगल पूछ लेता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो सारा किसमें कर दोगे आप, उसी के अंदर कर दोगे, ठीक है ना बेटा। आप स्यूडो फोर्स में, फिर से मैं कह रहा हूँ, शायद मैंने लिखा दिया होगा, स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है m स्टार a, और उसमें एक्सेलेरेशन उसी का होता है जो किसका होता है, सिस्टम का होता है। बताओ एक्सेलेरेशन किसका होता है, जो वही होता है जो किसका होता है बेटा, सिस्टम का होता है। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या, बोलोगे सर क्लियर है। अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करें तो बेटा कुछ क्वेश्चन से हम देखेंगे तो हमारे को मजा आ जाएगा। देखो बेटा, हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 24 की। बताओ किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल 24। इसके अंदर ये बोला हुआ है कि हमारे पास में एक ब्लॉक दे रखा है, उसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये छोटा सा ब्लॉक पड़ा हुआ है, और इसका जो मास है ना बेटा m है, और इसका जो मास है वो कैपिटल M है। प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं नीट के अंदर, ये ध्यान रखना। अब सुनो ध्यान से, ध्यान दो बेटा, ये एंगल दे रखा है हमें थीटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन शुड बी प्रोवाइड टू द, देखो ये बोल रहा है कि ब्लॉक को हम एक्सेलेरेशन कितना प्रोवाइड करें हॉरिजॉन्टल, सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास m केप्ट ऑन ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट। ये बोल रहा है कि ध्यान दो बेटा, ये क्या बोल रहा है कि ये रेस्ट में रहे, इसको हम इधर चला रहे हैं a एक्सेलेरेशन से। बताओ किधर चला रहे हैं, a। बताओ ये पूरा सिस्टम किससे चल रहा है, a एक्सेलेरेशन से। पूछ क्या रहा है सॉरी, पूछ रहा है आप वो एक्सेलेरेशन बताओ कि ये किस में रहे, रेस्ट में, मतलब ये गिरे नहीं, ये गिरे ना। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। अरे यार ब्लॉक तो ब्लॉक है, उसके ऊपर इसको रख रखा है, वही बात मैंने बोला था, पानी ले रखे हैं वो गिरना नहीं चाहिए, सेम बात है। ये ब्लॉक है, इसको हम धक्का दे रहे हैं, तो अगर हम देखो हम क्या करेंगे, अगर एक्सेलेरेशन चेंज होगा ना तो ये गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा चेंज होगा। तो अगर धक्का हम अलग तरीके से देंगे, क्योंकि हमने धक्का दिया फिर हल्का सा एक बार थोड़ा सा रुक गया, तो वो जब रुकेगा ना तो ये किस में रहेगा, मोशन में,
तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देगा इस ऑब्जेक्ट को, और ये नीचे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। हालांकि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम थ्योरेटिकल बात ना करके हम कॉन्सेप्ट पे जाके बात करेंगे। कॉन्सेप्ट पे बात करो प्यारे बच्चों, हम इसको रेस्ट में शो करना है, कोई बात नहीं है। हम इस पे एक काम करो, ऑल फोर्स रिप्रेजेंट करो, और रेस्ट में एक बात बताओ, गिरेगा कैसे, स्लिप तो होगा। अरे क्या होगा, स्लिप, बोलो ना यार। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि नीचे कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, और दोनों फोर्स को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। बोलो ना यार, क्या गलत बोल दिया क्या? नीचे कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स को क्या कर देते हैं, बैलेंस। ये लो आ गया काम भाई रेस्ट में। अरे यार देखो ना, एक चीज़ बताओ, मैंने नया क्या किया है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, जो पढ़ रखा है वही है। अब आपको इस पे भूलना नहीं है, ऑल फोर्स रिप्रेजेंट करना है। करो ऑल फोर्स रिप्रेजेंट, कौन कौन से लगेंगे, बोलो सर। देखो mg नीचे लगेगा, mg, और सर ये स्मॉल mg आएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं mg लगा ही क्यों रहा हूँ, पहले तो बताओ आप, मैं क्यों लगा रहा हूँ mg? मैं नहीं लगा रहा ना mg, मुझे सीधा सीधा पता है इधर लगेगा mg sin थीटा। बोल दो यार प्यारे बच्चों, मुझे सीधा सीधा पता है इधर लगेगा mg cos थीटा, और ये m आएगा स्मॉल। बताओ ना यार, क्या मैंने गलत लिख दिया क्या यार बेटा? अब देखो, क्योंकि ये चीज़ें हमारी यूज टू में है, तो हमें पता है कि हम इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे। चलो, एक तो बताओ क्या लग रहा है इसमें, mg। दूसरी बात, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। एक क्या लग रहा है, n। तो बताओ n कैसे लग रहा है, ऐसे। बताओ ना यार बेटा। देखो मैंने mg देख लिया, मतलब ग्रेविटेशन देख लिया, मैंने फ्रिक्शन देखा, नहीं लग रहा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। इसके बाद में देखो, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रखा है, टेंशन इसके अंदर लगेगी नहीं, वह लिक्विड नहीं है तो अपथ्रस्ट कोई लगेगा नहीं। लेकिन एक फोर्स और बचा हुआ है जिसका नाम है स्यूडो फोर्स, जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? अब स्यूडो फोर्स 100% है, क्योंकि आप एक बात बताओ, ये मूव कर रहा है, इसके ऊपर ये रखा हुआ है, तो स्यूडो फोर्स लगना 100% है, यानी कि स्यूडो फोर्स लगेगा। क्या बोला मैंने, स्यूडो फोर्स लगेगा। तो बताओ किधर लगेगा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर, तो बताओ स्यूडो किधर लगेगा, इधर। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, m स्टार a। किसका आएगा, सिस्टम का। एक्सेलेरेशन क्या आएगा, जिस पे निकाल रहे हैं, इस पे निकाल रहे हैं तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, इसको मैं यहाँ गंदा ना करके एक काम करता हूँ ना आपकी सुविधा के लिए। ये मेरे पास में एक ऐसा पॉइंट है, ये वाला, इस पे मैं ऑल फोर्स रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इधर लग रहा है n, और इधर क्या लग रहा है बेटा, बोलो ना, इधर क्या लग रहा है, mg cos थीटा। बोलो ना यार। और इधर क्या लग रहा है बताओ बेटा, mg sin थीटा। बोल दो यार। और एकदम इधर ये लगेगा क्या, m, और ये a, ये स्यूडो फोर्स। बोलो ये क्या है, स्यूडो फोर्स। सर ऐसे कैसे? अरे यार इधर जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टल जा रहा है इधर, तो हॉरिजॉन्टली इधर इस पर क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स। बताओ ये एक्स्ट्रा आ गया। अब तक स्यूडो फोर्स कहीं भी नहीं आया था। बताओ क्या ये एम ए जो लगा वो समझ में आ गई क्या बेटा? ये स्यूडो फोर्स है। कौन है, स्यूडो फोर्स। अब यहां पर एक बात बताओ मेरे को, मुझे तो कोई लेना देना नहीं है भाई साहब ज्यादा, मुझे तो इतना सा है प्यारे बच्चों कि ये नीचे नहीं आ रहा। ये तभी पॉसिबल है कि नीचे जितना फोर्स लगे उतना ही कहाँ लगे, ऊपर। फिलहाल के लिए ऊपर कोई फोर्स नहीं दिख रहा है आपको, फिलहाल के लिए ऊपर कोई फोर्स नहीं दिख रहा है आपको। मैं एक बार बताओ, संभव ही नहीं है कि नीचे फोर्स लगे और ऊपर ना लगे और रेस्ट में रह जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। यानी कि ऊपर फोर्स लग रहा है। अब हमें करने पड़ेंगे क्या, कंपोनेंट। देखो बेटा, इससे तो ये बैलेंस हो गया, तो इसके तो कहानी मत देखो आप। अरे यार ये एन और एम जी कोस थीटा, ना तो ये ऐसे जा रहा है ना ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों तो क्या हो गए बेटा, बैलेंस हो गए। बोलो ना यार। अब मुझे बस केवल और केवल क्या बचा हुआ है, एम जी साइन थीटा को तो देखना ही देखना है, क्योंकि ये इधर नीचे लग रहा है। अब मुझे ऊपर वाला भी देखना है, लेकिन ऊपर वाले से पहले रुको, अभी पूरा ये बैलेंस नहीं हुआ है, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक मिनट रुक जाओ, अभी बैलेंस मत करो आप। पहले आप है ना सारे के क्या कर लो बेटा, कंपोनेंट कर लो। क्या कर लो, देखो प्यारे बच्चों, एम जी साइन थीटा ऑलरेडी कंपोनेंट है, एम जी कोस थीटा ऑलरेडी कंपोनेंट है, एन की कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंक्लाइंड पर एक तो ये वाले देखते हैं और एक ये वाले देखते हैं। मतलब इस लाइन पे है उसके कंपोनेंट नहीं करते हैं, इस लाइन पे है उसके भी कंपोनेंट नहीं करते हैं, इनके अलावा जहां भी है उनके कंपोनेंट करेंगे। तो बताओ एम ए के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो बेटा ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल होगा थीटा। ये एंगल कितना होगा, थीटा। नहीं आई समझ? मैं एक काम करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना बेटा। चलो एक बात बताओ, यहाँ पर ये एम है, ठीक है, यहाँ पे स्यूडो जो है ना, ये तो देखो ये वाली लाइन हो गई इसके परपेंडिकुलर लाइन। अरे बोल दो यार। और ये वाला क्या लग रहा है, बोलो बेटा, ये लग रहा है, बताओ यहाँ पर एम ए। बताओ क्या गलत बोला क्या यार मैंने? और ये एंगल जो है ना वो कितना है बेटा, थीटा है। बताओ कितना है, थीटा है। आपको पता है एम जे से लगा था, बोलो ना यार।
और आपको पता है ये एंगल कितना होता था थीटा, क्योंकि ये तो हमारी यूज टू है। अरे तभी तो हम एम जी का कंपोनेंट ऐसे करते थे, एम जी कोस थीटा और इसके 90 डिग्री पर एम जी साइन थीटा। अरे ये तो यूज टू है ना, ये एंगल मैंने पहले भी बता चुका कि कैसे थीटा आया, ये एंगल कैसे थीटा आया ये मैं पहले भी बता चुका। अब मुझे ये पता है ये थीटा है, बोल दो ना यार। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। कितना हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बोलो ना यार बेटा, नहीं बात समझ, बोल दो। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला थीटा। आप देखो वापस बोलो प्यारे बच्चों, ये एंगल थीटा है तो ये पूरा 90 है, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो बताओ ये वाला ऊपर क्या हो जाएगा, बोलो थीटा हो जाएगा, ये वाला थीटा हो जाएगा। अब इसको हटा दूं मैं, बताओ ये एंगल कितना आ गया थीटा। अब आपको एक समस्या हो सकती है यहाँ पे, पूछो मेरे से क्या कि सर जैसे एक बात बताओ, ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा था, हम तो इस एंगल को देख के कंपोनेंट कर देंगे तो सेम आएगा, सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये एंगल तक जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, 90 माइनस थीटा जो आया उसी को लेकर आप क्या कर दो, कंपोनेंट कर दो, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मैं दोबारा समझाओ यार, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। ये एंगल थीटा है, अब कंपोनेंट करो तो बताओ इधर क्या जाएगा प्यारे बच्चों, इस साइड में बताओ एम जी कॉस थीटा। अरे जिसके साथ एंगल बनता है वहां पर क्या जाएगा एम जी नहीं क्या है एम ए, तो ये एम ए कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर यहाँ क्या जाएगा एम ए साइन थीटा। आप देखो यार बेटा, खेल कंपोनेंट का है यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये एम है, एम ए है और ये एंगल कितना है यहाँ पे थीटा है। और आपको पता है कि जब एम ए के हम कंपोनेंट करेंगे तो बेटा इधर क्या जाएगा एम ए कॉस थीटा हो जाएगा। बोलिए यस और नो। और आप ये भी देखिए बेटा, जब ये कोस थीटा हो गया तो कोस थीटा के 90 डिग्री पर ये रहा साइन थीटा, क्योंकि कोस और साइन के बीच में वो आ जाना चाहिए जिसका हम क्या करते हैं कंपोनेंट, तो ये क्या जाएगा एम ए साइन थीटा आ जाएगा। बताओ दोबारा बताओ, यहाँ समझ में आ गया। अब बताओ सारे फोर्स आ गए हमारे पास में, अब बताओ इधर एक और क्या लग गया एम ए साइन थीटा, बोलो क्या लग गया। अब बताओ मैं एम ए हटा दूं ना बेटा यहाँ पे, अरे डायरेक्ट जो आया है इधर क्या आ रहा है, बोलो बेटा इधर आ रहा है एम ए कोस थीटा, बोलो यही आ रहा है ना बेटा एम स्मॉल है, और इधर क्या आ रहा है बेटा एम जी कोस थीटा, और एक ये अभी क्या है बोलो एम ए साइन थीटा। बताओ ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया है क्या आपके, क्या ये पूरे फोर्स की कहानी समझ में आ गई क्या। इतना कठिन नहीं है प्यारे बच्चों, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ ताकि एकदम कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाए, याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करो आप, ये दोनों बैलेंस है और ये दोनों बैलेंस है और ये भाई साहब रेस्ट में, बोल दो यार। तो बताओ बेटा इसको बैलेंस कर दो तो बोलो क्या हो जाएगा एम ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम से एम खत्म, ए निकालना है तो बताओ क्या हो जाएगा जी टेन थीटा। बताओ कितना प्यारा सा आंसर आया ना, ए इक्वल टू जी टेन थीटा। आपके ऑप्शन में जी टेन थीटा दिख जाएगा, ए इक्वल टू क्या जाएगा जी टेन थीटा। मुझे एक बात बताओ, 30 सेकंड का क्वेश्चन है, किया क्या है हमने, कुछ भी नहीं किया, ऑल फोर्स रिप्रेजेंट किया है, कंपोनेंट किया है, बैलेंस किया है, जो कि अब तक करते आए हैं। एक नया कॉन्सेप्ट हमने लगाया है जिसका नाम है स्यूडो, बस स्यूडो का प्रॉपर हमें ध्यान रखना है। अगर हमसे मान लो और कुछ पूछ लेता, ये हमसे और कुछ पूछ लेता तो हम ये इधर वाला कर लेते, एम जी कॉस थीटा, एम ए साइन थीटा, और ये देखो करो कॉपी। चलो ध्यान दो बेटा, देखो अब समझो मेरी बात को ध्यान से। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, एग्जाम्पल क्या जाओ बेटा 25 आ जाओ, ठीक है। वैसे कछुआ जो है ना शुद्ध भी रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो रहेगा तो साथ में मैडम भी तो साथ। कछुआ ना शुद्ध रहता है शायद, है ना, ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी का है घर में रहता है तो ना, ठीक है फाइनल। अब इसको है भाई साहब वो 5 पीढ़ी तक जान ही नहीं देगा ना वो सबको निपटा देगा 5वीं पीढ़ी तक तो जाएगी नहीं बात ही, समझ रहे आप मेरी बात को। हाँ एग्जाम्पल 25, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का बढ़ावा क्यों देला है, ठीक है ना, वो बिल्कुल शांत है ना, शायद कछुआ नहीं खाता ना, है छोटे-छोटे कीड़े खाते हैं, नहीं उसको सिखाएंगे नहीं ना, उसको अरे उसको परहेज करना, उसको ना काजू खिलाएंगे, बादाम खिलाएंगे, हाँ बस उसको शाकाहारी बना के रखेंगे,
उसको 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 ना कभी हल्का सा कीट खा जाएगा तो उसको थोड़ा सा मारेंगे, देख के ये गलत बात है, ठीक है ना? हैं नहीं, वो उसके आसपास ऐसी चीज़ें रहनी नहीं देंगे ना, बस ठीक है। फिर वो उसको एकदम से कोई आएगा तो उसको ऐसा लगे ये कौन है, इसको तो मैं नहीं कहूँ, ऐसा रहेगा ना। जैसे अभी जैसे मनुष्य में भी तो दोनों प्रकार के रहते हैं ना, जिनके मतलब जो नॉनवेज का यूज करते हैं, जो नहीं करते। अब जो नहीं करते उसके सामने नॉनवेज रख दो, गारंटेड बात वो खा ही नहीं सकता, तो वो तो जैसी हैबिट डालेंगे ना वैसे, ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे, बात की बात है, प्रयोग करेंगे इसमें। एग्जाम्पल 25 देखो बेटा, एग्जाम्पल 25 में बोल रहा है, सेम क्वेश्चन दे दिया, देखो ये बोल रहा है कि व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन शुड बी प्रोवाइड टू द ब्लॉक सो दैट द स्मॉल ब्लॉक मास m फ्रीली फॉल हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। देखो एक चीज बताऊं, चलो अच्छा है, ये भी अच्छा आ गया, तो एक टाइप आ गया ये भी क्वेश्चन का। क्या आ गया बेटा? टाइप। प्यारे बच्चों आप समझो, ये है ना, ये ब्लॉक, यहाँ थोड़ा सा आपको है ना दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये ब्लॉक है और यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों, ये एक स्मॉल मास है और ये क्या है बेटा? कैपिटल मास है ना। ये ब्लॉक सिस्टम हो गया। ये बोल रहा है कि बताओ इस सिस्टम को हम कितने एक्सीलरेशन से चलाएं, इस सिस्टम को कितने एक्सीलरेशन से चलाएं ताकि ये ब्लॉक है ना फ्रीली गिर जाए। बेटा ये ब्लॉक फ्रीली तब गिर सकता है, फ्री फॉल के लिए ध्यान रखना, ये कंडीशन है, कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आए ना बेटा इंक्लाइन वाले, फ्री फॉल तब होता है जब n की वैल्यू 0 हो जाए। फ्री फॉल कब होता है? तब n की वैल्यू क्या हो जाए? 0। n की वैल्यू 0 कब होगी? जब इनका संपर्क टूट जाएगा, और इनका संपर्क टूटते ही वो कैसे होगा? फ्री फॉल होगा। बोलो ना यार, क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फ्री फॉल के लिए कंडीशन क्या है कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। n की वैल्यू 0 तब होगी जब ये दोनों किस में नहीं रहेंगे? कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। कांटेक्ट में नहीं रहेंगे इसका मतलब क्या हो गया? n 0 हो गया, क्योंकि n तो कब लगता है? जब कांटेक्ट में रहेंगे। अब इसको एक बार बताओ, एक और चीज समझो, बुद्धि का प्रयोग करो। चलो सर हमें ये तो पता लग गया है कि n की वैल्यू हमें 0 करनी होती है जब क्या है बेटा? फ्री फॉल आए। बोलो क्या है बेटा? फ्री फॉल। अब देखो क्वेश्चन से कई बार कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं। तो n की वैल्यू 0 होगी तो वो फ्री फॉल हो जाएगा। सर एक और बात है, आप ये बताइए सर इसको हमें इधर चलाना चाहिए या इधर चलाना चाहिए? बेटा अगर आप इधर चलाओगे ना तो कभी भी इसमें फ्री फॉल हो ही नहीं सकता। आप देखो कैसे हो सकता है, क्योंकि आप इधर चलाओ तो ये इसके ऊपर आएगा ना गुड़ के, तो अरे फ्री फॉल कैसे हो सकता है? फ्री फॉल का तो मतलब है वो बिल्कुल फ्रीली नीचे ग्राउंड पे आए। बोलो ना यार। अब इसको मैं इधर चलाऊंगा और इसको अगर मैंने स्पीड से चला दिया तो इनके बीच में गैप हो गया, ये आगे निकल गया और ये फ्री फॉल हो जाएगा। क्या गलत बोला क्या यार मैंने? यहाँ हमने बुद्धि का प्रयोग किया। तो इसको हमें चलाना पड़ेगा इधर। सर इसके चलाने से भी फर्क पड़ेगा क्या? बहुत फर्क पड़ेगा बेटा, बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्यूडो इसी से तो डिसाइड होता है। बहुत फर्क पड़ेगा स्यूडो इसी से। सर अब क्या करना है? ऑल फोर्स रिप्रेजेंट कर दो भाई। तो ऑल फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो इधर लगेगा mg साइन थीटा। बोलो ना यार। और इधर क्या लगेगा? मतलब कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ, चलो आपको परेशानी नहीं हो। इधर लगेगा बोलो क्या बेटा? mg साइन थीटा। और इधर क्या लगेगा? mg cos थीटा। क्या गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? ऐसे ही तो होता है ना बेटा। और इधर लगेगा देखो n। सर ये तो समझ में आ गया। सर हम एक चीज़ बता दें आपके बताने से पहले ही कि इधर लगेगा सर ma। सर इट इज स्यूडो फोर्स। अरे ये क्या है? स्यूडो फोर्स। बोल दो क्या गलत बोल दिया गया यार मैंने? मास हमेशा ध्यान रखना है इस स्मॉल वाले का आएगा, एक्सेलरेशन सिस्टम का आएगा। मास स्मॉल का आएगा और एक्सेलरेशन किसका आएगा? सिस्टम का आएगा। क्या ये पूरा समझ में आ गया क्या आपके? नहीं आया? दोबारा बताऊं? देखो एक बात बताओ, n तो लगना ही लगना है, n में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बात बताओ, इधर आपको पता है क्योंकि mg लगता है, अब मैं mg लगाना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हम होशियार हो गए। अब mg का जो कंपोनेंट करेंगे तो इधर क्या होगा बेटा? mg साइन थीटा और इधर क्या होगा? mg cos थीटा। अरे क्या होगा? mg साइन थीटा और इधर क्या होगा? mg cos थीटा। नहीं बात समझ में? क्लियर है? अब मेरी बात को समझो आप बेटा, अगर ये सिस्टम इधर आ रहा है तो इस पे स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। बोलो ना यार। तो ये ma हो जाएगा। अब मेरी बात को समझो, ये थीटा है तो बताओ क्या ये एंगल थीटा हो जाएगा क्या? क्या मैंने सही बोला है बेटा? अब प्यारे बच्चों जब इसका कंपोनेंट करेंगे तो बताओ इधर क्या जाएगा? बोलो बेटा ma cos थीटा। बोल दो यार। और इसका कंपोनेंट क्योंकि जिससे एंगल बन रहा है वहाँ cos थीटा, और उसके 90 डिग्री बताओ क्या हो जाएगा? ma साइन थीटा। बोलो ना यार बेटा। अब बताओ, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, सब बच्चे समझना ना यार, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ का इससे कोई लेना देना नहीं है, अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फ्री फॉल के लिए n को क्या करना है? 0। बताओ n किधर है? इधर है। तो बताओ इक्वेशन किधर से बनानी है? इधर से बनानी है। बोलो ना यार बेटा।
बताओ क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? बोलो यस और नो। ये वाली बात समझ में आ गई। इधर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, एन प्लस एम ए साइन थीटा, और इधर क्या लग रहा है, एम जी कोस थीटा। हम पहले मान के चल रहे हैं रेस्ट में, बताओ किस में, रेस्ट में। नहीं, फ्री फॉल नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो इक्वेशन क्या बनेगी उस कंडीशन में? आपको बताइए, इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बताओ ना यार, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, एन प्लस एम ए साइन थीटा। अरे एन प्लस एम ए साइन थीटा इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा बेटा, एम जी कोस थीटा। बोल दो यार, समझ में आया कि नहीं आया? ये तो रेस्ट की, ये इक्वेशन किसकी है, रेस्ट की। अब फ्री फॉल करवाना है, बोलो क्या करवाना है, फ्री फॉल। तो बताओ इसमें एन को क्या कर दो, जीरो कर दो। तो ये क्या कर दो, पुट एन इक्वल टू क्या कर दो, जीरो। तो बताओ कि ये क्या हो जाएगा, एम ए साइन थीटा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। बोल दो यार। अब प्यारे बच्चों देखो, एम से एम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बताओ ए इक्वल टू क्या गया, जी कॉट थीटा। अब मैं एक बार बताऊं क्या, आप सोचो कि ये दो एमटीआर हुए एक तरह से, ये नहीं गिरे उसके लिए एक्सेलेरेशन होता है जी टेन थीटा, ये गिर जाए उसके लिए एक्सेलेरेशन होता है जी कोट थीटा। मैं तो कह रहा हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत ही कहाँ है, माइंड में फिट हो गए ना, डायरेक्ट लगा देंगे। गिरे तो जी कोट थीटा, और नहीं गिरे तो जी टेन थीटा। नहीं गिरना पहले कौन आता है, टेन आता है ना। अच्छा कौन है, टेन। सारी क्वेश्चन टेन से करना है, नहीं गिरना अच्छा है ना। अब समझो मेरी बात को ध्यान से, वो क्या करेगा, आपको यहाँ एंगल देगा, आप बस एंगल की वैल्यू पुट कर दो। वो आपको ये मास देगा, ये मास देगा, मतलब ही नहीं है ना, आपको मास से लेना देना ही नहीं है भाई। बताओ कितने आसान तरीके से क्वेश्चन हो गया ना, कोई समस्या नहीं है। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 24 के बाद बताओ कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 25। 25 तो है ही नहीं क्या इसमें, 25 क्वेश्चन नंबर करवाया मैंने, है ना, तो 26 आएगा ना। तो 26 में नहीं करवा रहा, तुम कर लेना। क्यों नहीं करवा रहा वो तुम समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, एक बात मैं बताऊँ, मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूँ, एक टॉपिक अलग से हम पढ़ते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, क्या सिलेबस में नहीं है, नहीं मैं पढ़ा चुका। वो है इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम जो है ना हमारे पास में, है ना, उसमें क्या करना है, सेम वही है। अगर वो रेस्ट में है तो जितने भी उसमें फोर्स लग रहे हैं, लेफ्ट फोर्स, राइट फोर्स, अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, उनको क्या कर दो, सेम कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। बताओ यार क्या गलत बोला क्या मैंने? तो ये टॉपिक अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। बताओ किसकी बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन की। क्वेश्चन आ जाओ आप, कौन सा बताओ, कौन सा, 27। बताओ कौन सा, 27। ये ना एक प्यारा सा डायग्राम दे रखा है, जो कि दिख नहीं रहा, वो एक अलग बात है। इसके अंदर ये बोल रखा है, क्या बोल रखा है भाई, थोड़ा दिखा मेरे को, हल्का सा दिखा। बोल रहा है कि इधर इधर है ना, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अच्छी बात है। बोल रहा है इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये और अच्छी बात है ना। इधर 10 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन, और फिर ये बोल रहा है भाई क्या है यार, बोल रहा है इधर F1 लग रहा है, F1, ये ऐसे F1 लग रहा है, इसमें F1 लग रहा है, और एक F2 और लग रहा है यार, एक ऊपर लग रहा है F2, और शायद एंगल 60 डिग्री है। एक बार चेक कर लेना बेटा, ये F2 लग रहा है ऐसे, ऐसे F2 लग रहा है, और एंगल ये 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। बोल रहा है F1 और F2 बताओ, F1 और F2 बताओ। अब आपके पास दो तरीके हैं ना बेटा, कितने तरीके, कोई समस्या नहीं, कतई नहीं है। आप है ना इसको दो प्रकार से बैलेंस कर सकते हो, या तो आप ना कंपोनेंट ऐसे और ऐसे कर लो, और मैं तो कह रहा हूं ऐसा क्यों करते हैं, हम इंक्लाइंड आ रहे हैं तो इंक्लाइंड पे हमने एक ही बात सीखी है, एक तो ऐसे और एक ऐसे। तो ऐसे वाले को इक्वल कर दो, ऐसे वाले को इक्वल कर दो, इक्वेशन कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। वहां से क्या निकाल लेंगे, F1 और F2 निकाल लेंगे। बस बात यही है कि सही तरीके से कंपोनेंट होने चाहिए। अब बताओ बेटा, हमें 10 न्यूटन तो परेशान कर ही नहीं रहा, हमें F2 कर ही नहीं रहा, और बेटा हम इस 10 का तो फटाफट कर देंगे। बताओ कैसे कर देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे 10 sin थीटा, और इधर लिख देंगे 10 cos थीटा, क्योंकि ये तो यूज टू है हमारे पास। 10 mg हो गया एक तरह से, 10 क्या हो गया, mg sin थीटा, mg cos थीटा। बोल दो यार, तो बताओ इसका तो कंपोनेंट सीधा सीधा हो गया, और sin थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पे 60, और इधर भी कितना हो गया, 60। बोलो ना यार प्यारे बच्चों, बताओ किसकी कहानी खत्म हो गई, 10 की। 10 से कोई लेना देना नहीं है। अब फोर्स ये ठीक है लाइन में है, ये फोर्स ठीक है लाइन में है, ये फोर्स ठीक है लाइन में है, ये फोर्स ठीक है लाइन में है। कौन प्रॉब्लम कर रहा है, F1 कर रहा है। प्यारे बच्चों ये एंगल 60, तो ये कितना हो जाएगा, 60। यार ये ऐसे हो रहा है तो समझ में तो आ रहा है आपके, है ना, अरे है ना, मतलब ये ऐसे, इधर क्या है 10, और इधर कितना हो गया, बोलो बोलो बेटा, 10 cos 60, बोलो ना यार, और नीचे कितना हो गया बेटा, 10 sin 60, है ना,
और इधर ऐसे कितना हो गया, tan नहीं हुआ और F2 हो गया, है ना। अब ये क्या है, F1 है और ये एंगल कितना है 60, तो F1 का भी क्या करते हैं हम कंपोनेंट। तो बताओ इधर क्या जाएगा, इधर आ जाएगा F1 cos 60 क्योंकि ये 60 है, और इसके 90 डिग्री पर इधर क्या जाएगा F1 sin 60 क्योंकि 90 cos के 90 डिग्री पर क्या आता है साइन। बोलो यार, अब F1 से कोई लेना देना नहीं है। अब बताओ इन फोर्स को क्या कर दो, बैलेंस। तो बताओ बैलेंस करेंगे तो बताओ, अरे यार कहानी तो वही है ना, इसको बैलेंस करो कितना जाएगा F1 sin 60 प्लस 10, F1 sin 60 प्लस 10 इधर, और इधर कितना लग रहा है बेटा 10 cos 60। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ, तो इधर क्या लग रहा है बोलो बेटा 10 sin 60 है ना, 10 sin 60 प्लस F1 cos 60, F1 cos 60 है ना, 10 sin 60 और F1 cos 60, और इधर क्या हो जाएगा F2। अब बताओ F1 F2 की कितनी इक्वेशन बता दी साहब मैंने, 2। तो बताओ 2 को आराम से सोल्व करके आप निकाल सकते हो F1 और F2। बताओ इक्विलिब्रियम वाला भी समझ में आया है कि नहीं आया। ये आपका चैप्टर बेटा दी एंड। सारे प्रकार के क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिए। कुछ बाकी है क्या?